वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग DSSB का PGT इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसका हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने 16 क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया था। बाकी बचे हुए कुछ क्वेश्चंस को हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम बहुत से क्वेश्चन पेपर्स को और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अभी हम DSSB का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम इंडियन इकोनॉमी के कुछ जो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। आज का जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, वो है 17th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, असेशन रीजन क्वेश्चन है और इसमें हमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है चाइल्ड केयर प्रोवाइड्स इन अ डे केयर सेंटर इज अ पार्ट ऑफ GDP, कि जो चाइल्ड केयर की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है क्या वो हमारी GDP का पार्ट है। देखिए, हमारी GDP में क्या आता है, गुड्स आती हैं, सर्विस आती है। अब चाइल्ड केयर एक सर्विस है बच्चों की रक्षा से संबंधित, ठीक है, उनका रख रखाव से संबंधित। अगर कोई भी सर्विस को प्रोवाइड करेगा तो इसके बदले में वो कुछ ना कुछ पेमेंट लेगा, और जिस चीज़ की पेमेंट की जाती है या गुड्स और सर्विस हो तो वो हमारी GDP का पार्ट होती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट को देखिए, GDP यूज मार्केट प्राइस टू वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट टेक प्लेस आउटसाइड मार्केट। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो हमारी GDP है, जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, वो प्रयोग करता है किसका, मार्केट प्राइस का। हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस की हेल्प से हम क्या करते हैं, हर एक गुड्स और सर्विसेज का प्राइस डिसाइड होता है। और जो भी चीज़ें, जिन भी चीज़ों का प्राइस डिसाइड नहीं हो सकता उसको हम क्या कर देते हैं, GDP से एक्सक्लूड कर देते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। आप लोगों को पता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, कि एक साल में जितनी भी वस्तुएं सेवाएं उत्पादित की जाती हैं उनका मार्केट में क्या बाजार मूल्य है, उसको ही हम मेजर कर कर अपनी नेशनल इनकम को डिसाइड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि जिन भी गुड्स और सर्विस का मार्केट प्राइस डिसाइड नहीं होता वो हम अपनी GDP से एक्सक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पर दी गई दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और आप रीज़न को असेशन के साथ जब जोड़ कर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि जो रीज़न है वो असेशन का क्या है, कारण भी है। तो हम क्या बोलेंगे, बोथ A एंड B आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, when marginal propensity to consume and marginal propensity to save are added that it gives to। वो बोल रहा है अगर हम MPC और प्लस MPS को जोड़ते हैं तो हमें क्या रिजल्ट निकलेगा। आप लोगों को पता है कि MPC प्लस MPS ये एक रिलेशनशिप होता है और इनकी वैल्यू बराबर होती है 1 के बराबर। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा वैल्यू इक्वल टू 1। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है हु जनरेट द मिक्स इनकम। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है गवर्नमेंट ओन कंपनी, कि सरकार की जो कंपनी है, जो सरकारी कंपनीज है, क्या वो मिक्स इनकम जनरेट करती हैं। सोशल एंटरप्राइजेज, क्या वो मिक्स इनकम जनरेट करते हैं। क्वाजी कॉर्पोरेट ग्रुप्स ऑफ एंटरप्राइजेज, क्या वो मिक्स इनकम को क्या करते हैं, वो उत्पादित करते हैं। या नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज, कि क्या नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज जो हैं वो मिक्स इनकम को जनरेट करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि मिक्स इनकम क्या होती है। जैसे डॉक्टर होता है, टीचर होता है, अपनी सर्विसेज देता है, अपने फैक्टर्स देता है, उसके बदले में उनको जो भी इनकम जनरेट होती है वही क्या कहलाती है, मिक्स इनकम कहलाती है। तो हम क्या बोलेंगे, मिक्स इनकम को जनरेट करते हैं नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इज सर्व बाय द इनकम मेथड ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन, कि हम क्या करते हैं, इनकम मेथड का यूज करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम इनकम मेथड का यूज करते हैं।
अब ये कह रहे हैं कि इनकम मेथड का यूज़ करने से आपका दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक पर्पस जो है वो कंप्लीट होता है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इनकम मेथड क्या है। इनकम मेथड में क्या करते हैं हम, जो भी फैक्टर्स होते हैं उत्पादन करने के, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो भी लेता है उत्पादक, उनके बदले में रेंट, प्रॉफिट का जो भुगतान करता है उनको जोड़ा जाता है, फिर हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं। अब आपको समझ आया कि नेशनल इनकम को अकाउंटिंग करने के लिए हम इनकम मेथड का यूज़ करते हैं और इससे हमें क्या पर्पस जो है कंप्लीट होता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इट इज़ यूजफुल इन प्लानिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि अगर हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम को अकाउंट करेंगे तो इससे हमें हेल्प मिलेगी कि किस तरह से हमें प्लानिंग करनी है, योजनाएं बनानी है और एलोकेशन करना है रिसोर्सेज का। सेकंड ऑप्शन में बोला है इट इंडिकेट द पोटेंशियल ऑफ राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन फ्यूचर, कि इनकम मेथड से कहीं ना कहीं हमें ये फ़ायदा होगा कि इन फ्यूचर में हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज करेगा। थर्ड में बोला है इट इज़ यूजफुल इन प्लानिंग एंड रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, कि प्लानिंग में हमारी मदद करेगा और कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी जो हो रही है हमारे देश में, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, तो उसके बारे में भी आपको मदद मिलेगी रिडक्शन करने में। सेकंड ऑप्शन है इट प्रिडिक्ट टोटल रेम्यूनरेशन अवेलेबल टू एम्प्लॉयज़, इससे हमें पता लगेगा कि जो एम्प्लॉयज़ है उनको कितना रेम्यूनरेशन जो है मिलता है। अब देखिए, वैसे देखा जाए तो ऑप्शन तो सारे ही करेक्ट हैं इसमें, बट यहाँ पर जो मोस्ट सुटेबल आंसर होता है ऐसे क्वेश्चन में हमें वो देना होता है। कहीं ना कहीं अगर हम अपनी नेशनल इनकम को अकाउंट करते हैं सही मेथड से तो हमारा क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा प्लानिंग हम सही से कर पाएंगे कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए उसके बाद, और अगर हमारी इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ जाएगा। तो हम कहेंगे ऑप्शंस में तो सभी में सही बातें बोली गई हैं, लेकिन जो मोस्ट करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द गिवन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द नेशनल आउटपुट। यहाँ पर देखिए ये इनकम दी गई है, ये कंजप्शन, ये इन्वेस्टमेंट, ये हमारा ये हमारा यहाँ पर एक्सपोर्ट है, ये इंपोर्ट है, ये एक्सपेंडिचर है। अब हमसे बोला गया है एम जो है इस पूरी टर्म के अंदर, इस पूरी इक्वेशन के अंदर जो एम है वो क्या डिनोट करता है। अभी हमने बात की कि एम क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर ये एक्सपोर्ट है तो ये क्या हो गया, इंपोर्ट। तो आपसे ऑप्शन में पूछा गया है कि एम जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो अभी हमें समझ आया एम जो है वो इंपोर्ट को दिखाता है। तो अब हमें ऑप्शन में देखना है कि इंपोर्ट कहाँ दिया गया है। अब देखिए इंपोर्ट जो है हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्रेस द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। अब हमसे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला पूछा गया है। अब देखिए नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होती है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का अगर आपको फॉर्मूला पता हो, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला होता है रियल टर्म्स में हमारी जो इंटरेस्ट रेट चल रही होती है उसके अंदर हम इन्फ्लेशन को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, रियल टर्म के इंटरेस्ट रेट के अंदर हम क्या करते हैं, जो इन्फ्लेशन की रेट चल रही होती है उसको जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारा जो निकलता है वो नॉमिनल आता है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है उसके अंदर देखिए रियल इंटरेस्ट रेट के अंदर जब हमने एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट को ऐड किया तो हमारा क्या आ जाएगा, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब जो है बोला गया है कि इनमें से क्या जो है एक फंक्शन नहीं है, काम नहीं है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। फर्स्ट ऑप्शन बोला गया है टू रिव्यू द नेशनल ट्रेड पॉलिसी, कि जो सेबी होता है और एक नेशन की ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करता है, बार बार देखता है वो। सेकंड ऑप्शन में बोला है इट प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़, कि रोकता है कि जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनकी क्या नहीं करनी चाहिए, इनर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज़, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर जो होता है, निवेशक जो होता है, उसके इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करता है।
फोर्थ ऑप्शन में बोला है टू रेगुलेट द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज, कि ये कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जो बिजनेस होता है उसको रेगुलेट करता है। अगर हम बात करें सेबी का काम यही है कि जो एक इन्वेस्ट करने वाला इन्वेस्टर है उसका किसी तरह से हार्म नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज जो मार्केट होती है कैपिटल मार्केट, वहाँ पर उसको रेगुलेट करता है, इन्वेस्टर के हर एक हित को देखता है कि उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं होनी चाहिए, कोई इनर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सी डी जो भी बोला गया है वो सब काम सेबी करता है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है उसमें बोला गया है ना कि नेशन की ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करता है, ये काम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नहीं होता। तो इसीलिए हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था, नोट करेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज गिवन बाय। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी है वो किसने दी है इंटरनेशनल ट्रेड की? गॉटफ्रीड हेबरलर ने, डेविड रिकार्डो ने, एडम स्मिथ ने, जैकोब विनर ने। अब आपको पता है ये हेबरलर द्वारा दी गई है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो थ्योरी है अवसर लागत की इंटरनेशनल ट्रेड की, वो हेबरलर ने दी थी और 1933 के आसपास दी थी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इज डोमिनेटेड इन। जो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड है वो कहाँ डोमिनेट करता है? तो पहले मतलब पता होना चाहिए इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड होता क्या है। जब क्या होता है, जब दो ट्रेड करने वाली कंट्रीज जैसे ए और बी वो आपस में सिमिलर गुड्स का ही क्या करती हैं, ट्रेड करती हैं, तो वो ट्रेड कहलाता है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। अब ये बोला गया है ये जो ट्रेड है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड डोमिनेट कहाँ पर किया? नॉर्थ नॉर्थ ट्रेड में, ईस्ट वेस्ट ट्रेड में, साउथ नॉर्थ ट्रेड में या साउथ साउथ ट्रेड में। जो नॉर्थ की कंट्रीज थी ना वहाँ पर 1960 से 1980 के बीच इस ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा टोटल जो नेशनल इनकम थी उन कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर उनके नेशनल इनकम में ज़्यादा हिस्सा कहाँ से आ रहा था? इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड से आ रहा था। और वो कौन सी कंट्रीज़ थी? नॉर्थ कंट्रीज़ के वहाँ पर ये इम्प्रूवमेंट देखी गई थी। तो डोमिनेंट रोल प्ले किया था नॉर्थ नॉर्थ ट्रेड में इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड ने। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है? इन विच ईयर गेट वाज एक्सपेंडेड टू अ फॉर्म ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कि गेट को कब एक्सपैंड कर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना दिया गया था। अब आपको पता है गेट क्या था? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड, ये गेट का जो हमने एक्सपैंड किया था WTO बनाया था तो वो ईयर था 1995। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्रेस द वैल्यूएशन रेशियो यील्ड। यील्ड होता है आपने कितनी इनकम जनरेट की, ठीक है, कितना कमाया। अब ये कह रहे हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट में वैल्यूएशन रेशियो यील्ड का सही तरह से दिखाया गया है। ये क्या है? कॉमर्स का क्वेश्चन है, इसमें बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट फॉर्मूला है वो है कि अगर हमें वैल्यूएशन करना है यील्ड का, इनकम का, तो वो आपको कैसे करना पड़ेगा? डिविडेंड होता है प्रॉफिट। डिविडेंड में जब हम क्या करते हैं, प्राइस में होने वाले चेंज को ऐड करते हैं और इनिशियल प्राइस से, इनिशियल होता है जो शुरू में किसी भी चीज़ का प्राइस होता है, उसके साथ डिवाइड करते हैं, तो जो रेशियो आपका निकल आता है उसको ही बोला जाता है वैल्यूएशन रेशियो यील्ड। ये सिक्योरिटीज़ मार्केट में यूज़ किया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, जिसमें डिविडेंड प्लस प्राइस चेंज अपॉन इनिशियल प्राइस करते हैं, तो यहाँ से आपकी रेशियो निकल कर आती है यील्ड की। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन एसेट्स। एसेट्स होती है आपके पास परिसंपत्ति। अगर आपको रिटर्न्स कैलकुलेट करने हैं एसेट्स पे तो आप कौन से फॉर्मूले को यूज़ करोगे? इसमें भी आपको फॉर्मूला ही क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो आपको एसेट्स पर कितना रिटर्न मिलेगा उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है
वो है आपका नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल असेट्स रेशो। जब हम क्या करते हैं, नेट इनकम आपने कितनी कमाई और आपके पास टोटल असेट्स कितनी थी, उसके साथ अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो आपको ये पता लग जाता है कि असेट्स के कंपैरिजन में आपने अपनी इनकम को कितना जनरेट किया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29 क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस स्क्रीन बेस्ड ऑटोमेटिक रिंगलेस ट्रेडिंग सिस्टम। यहाँ बोला गया है क्वेश्चन में इंडिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज बताओ जिन्होंने क्या किया, स्क्रीन बेस्ड ऑटोमेटिक, मतलब हम ये कहें कि हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ कर कर ट्रेडिंग की थी सिक्योरिटीज़ की सबसे पहले ऑनलाइन तरीके से। उस ट्रेडिंग जो है उस ट्रेडिंग का आपको नेम बताना है, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया थी या अहमदाबाद स्टॉक ऑफ एक्सचेंज इंडिया थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज थी या ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया था। क्या था ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब ये ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया क्या था, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था जिसमें कि इन्वेस्टर्स जो भी इन्वेस्ट करते हैं उनके साथ ट्रांसपेरेंसी हो, जो भी शेयर्स मार्केट्स में पैसा लगाते हैं कि उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, इसीलिए एक तरह से ऑनलाइन और क्या कहें हम स्क्रीन वाला बेस ऑटोमेटिक सिस्टम चलाया गया था डीलिंग करने के लिए शेयर्स और स्टॉक्स मार्केट में। और वो फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट किया गया था और इसको क्या बोला गया था, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया था। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाइज दैट द बॉन्ड इज वैल्यू एट डिस्काउंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन ये दिखाता है कि जो बॉन्ड है, बॉन्ड होता है जो सिक्योरिटीज जो लॉन्ग टर्म में जब लोन कंपनीज लेती हैं लोगों से तो वो क्या करती है, अपने बॉन्ड्स को इशू करती हैं। अब ये कह रहा है कि बॉन्ड इशू जो किया गया, बॉन्ड को आपने वैल्यू डिस्काउंट पर दिया है, तो इनमें से कौन सी जो इक्वेशन है ये दिखा रही है कि आपने जो बॉन्ड है जो इशू किया है वो डिस्काउंट पर किया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दो टर्म समझनी होगी, कूपन रेट एंड डिस्काउंट रेट। क्या होता है जब हमारा कूपन रेट लेस देन होता है किससे, डिस्काउंट रेट से, तो वो वाली सिचुएशन आपकी बॉन्ड जो है बॉन्ड डिस्काउंट की होती है। अब ये होता क्या है, मान लो मार्केट के अंदर किसी आपने एक कंपनी ने बॉन्ड बेचा है, एक कंपनी थी उसने क्या किया है मार्केट में एक बॉन्ड बेचा है 1000 रुपये का, ठीक है, उसका जो नॉमिनल प्राइस है पर वैल्यू प्राइस है वो कितना है 1000 रुपये। अगर किसी को परचेज करना है तो वो 1000 रुपये कंपनी को देने पड़ेंगे उसको, ठीक है। लेकिन क्या होता है अगर उसकी वैल्यू 1000 रुपये है और किसी को डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, मान लो उसको हमने 900 में वो बॉन्ड दे दिया, तो आपने क्या देखा कि जब कूपन रेट लेस देन है डिस्काउंट रेट से, तो ये वाली सिचुएशन क्या कहलाती है कि बॉन्ड हमने क्या किया है डिस्काउंट पे इशू किया है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो 31st क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ स्टॉक एंड कैपिटलाइजेशन इज करेक्टली मैच। अब क्या है, स्टॉक मार्केट में ना हर एक स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट किया जाता है सिक्योरिटीज़ वगैरह में, तो वहाँ पर कैपिटलाइजेशन की 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। फर्स्ट है लार्ज कैप स्टॉक, सेकंड है मिड कैप स्टॉक एंड थर्ड है स्मॉल कैप स्टॉक। लार्ज कैप स्टॉक क्या होता है कि कंपनीज का टर्नओवर देखा जाता है कितने की वो उनकी कैपिटलाइजेशन वैल्यू है वो, तो ये ज़्यादा कॉमर्स का क्वेश्चन है, इसमें बस हमें ये पता होना चाहिए कि लार्ज कैप स्टॉक का जो अमाउंट है वो कितना है, मिड कैप स्टॉक का अमाउंट कितना था, या जो कैपिटल स्टॉक मार्केट के अंदर स्मॉल कैप स्टॉक का अमाउंट कितना है। जो हमारा अगर हम बात करें लार्ज कैपिटल स्टॉक, लार्ज कैप स्टॉक जो होता है ये वो मार्केट के अंदर जिन कंपनीज का अगर हम कहें जिन कंपनीज की वैल्यू जो है 20,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक की होती है, तो वो होती है लार्ज कैप स्टॉक के अंदर, उनको कैटेगराइज किया जाता है। अगर हम बात करें मिड कैप स्टॉक, अगर क्या है जो कंपनी है उसका कैपिटलाइजेशन वैल्यू कितनी है 5,000 करोड़ तक की होती है, तो वो होती है मिड कैप स्टॉक के अंदर आती हैं। स्मॉल कैप स्टॉक की बात करें
मिड कैप स्टॉक की बात करें तो अगर कंपनी का कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेकर कितने तक 20,000 करोड़ तक है तो वो मिड कैप स्टॉक के अंदर आती है। अगर बात करें स्मॉल कैप स्टॉक का तो अगर उस कंपनी की कैपिटलाइजेशन की वैल्यू कितनी है लेस देन 5,000 करोड़ है तो वो स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर आती है। अब देखिए लार्ज कैप स्टॉक की वैल्यू कितनी है मोर देन 1,000 करोड़। ये बात बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि 1,000 करोड़ से शुरू होकर ये 20,000 करोड़ तक जा सकती है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो यहाँ पर हो गई करेक्ट। अगर बात करें मिड कैप स्टॉक की तो आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। मिड कैप स्टॉक में भी हमने बात की थी कि 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक वैल्यू रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है 500 करोड़ से 1,000 करोड़ तक के बीच, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग हो गई। थर्ड स्टेटमेंट देखिए स्मॉल कैप स्टॉक, वहाँ पर वैल्यू कितनी बोली गई है लेस देन 20 करोड़। अभी मैंने क्या बोला कि स्मॉल कैप स्टॉक में जो कंपनीज का कैपिटलाइजेशन वैल्यू है वो कितना होना चाहिए लेस देन कितना होना चाहिए 5,000 करोड़, तो ये यहाँ पर गलत हो गया। अब आपको समझ आया सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा DSSB का जो क्वेश्चन पेपर है इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमसे काफ़ी ज़्यादा कॉमर्स बैकग्राउंड्स के पूछे गए हैं, तो उनकी हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए जो क्वेश्चन इसके अंदर आए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी इज नॉट यूज टू सेट द स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स वैल्यू। अब आपको पता है कि जब स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की वैल्यू सेट की जाती है तो कुछ कंट्री की करेंसी वैल्यू के हिसाब को इसमें शामिल किया जाता है। अब इनमें से किस कंट्री की जो करेंसी वैल्यू है उसको शामिल नहीं किया जाता। फर्स्ट ऑप्शन है जापानीज येन, पौंड स्टीलिंग, रशियन रूबल, US डॉलर। अगर हम बात करें रशियन रूबल जो है वो जो है SDR की वैल्यू को डिसाइड करते टाइम शामिल नहीं किया जाता। US का डॉलर, यूरोप का यूरो, चाइना, जापान की करेंसी और ब्रिटिश पौंड, इन सब को SDR की वैल्यू डिसाइड करते टाइम कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन रशिया का रूबल जो है उसके अंदर काउंट नहीं किया जाता, यूज़ नहीं किया जाता। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिमम रिजर्व ईच बैंक कैन मस्ट होल्ड टू कस्टमर डिपॉजिट इट कॉल्ड एज, कि हर एक बैंक को जो अपने कस्टमर के पास जितने भी रिजर्व्स हैं उनका कुछ हिस्सा अपने पास रखना पड़ता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं। अब आपको पता है कि मिनिमम रिजर्व जो हर एक बैंक को अपने कस्टमर डिपॉजिट का अपने पास रखना है तो उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ इसका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में होता कि मिनिमम रिजर्व जो हर एक बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है तो इसका आंसर होता कैश रिजर्व रेशो, राइट आंसर हो जाता। लेकिन अभी यहाँ पर ये कुछ नहीं मेंशन है कि किसके पास रखना है, तो यहाँ पर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि बैंक को अपने पास ही रखना है अपने कस्टमर का, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ अ टैरिफ ऑन अ प्रोडक्ट इन अ कंट्री 10%, अगर कोई कंट्री प्रोडक्ट पर क्या करती है टैरिफ लगाती है और 10% लगाती है, इट मीन्स दैट गवर्नमेंट चार्ज कस्टम ड्यूटी। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने कितनी कस्टम ड्यूटी को चार्ज किया है। फर्स्ट है रेट लेस देन 10% ऑफ प्राइस, की प्राइस पर 10% से कम, रेट ऑफ 10% ऑफ द प्राइस। अब देखिए एक तरह से जब टैरिफ लगाया गया वो भी एक तरह की कस्टम ड्यूटी है। अब टैरिफ कितने परसेंट लगाया गया 10% लगाया गया, इसका मतलब कि गवर्नमेंट को जो एडिशनल इनकम होनी है वो 10% ऑफ इट्स प्राइस होनी है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, कि इंटरेस्ट की पेमेंट हुई है लोन की एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट की पेमेंट और डिविडेंड की जो पेमेंट है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के कौन से अकाउंट्स में आती है। ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट, अनलेटरल ट्रेडरल अकाउंट, ट्रांसफर अकाउंट, करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट।
जो हमें डिविडेंड या इंटरेस्ट जो पेमेंट होती है वो हमारे करंट अकाउंट का हिस्सा होती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोरल सेशन इज वन ऑफ द टेक्निक डैश। अब आपको पता है नैतिक जो कंट्रोल लगाए जाते हैं किसके द्वारा। अब आपको पता है जब हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं वहाँ पर हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस पढ़ते हैं, और जो मोरल सेशंस हैं नैतिक दहन करने पर जो कार्रवाई की जाती है वो क्वालिटेटिव कंट्रोल्स के अंदर आती है। तो हम क्या बोलेंगे इसको कि जो मोरल सेशन लगाए जाते हैं ये एक तरह की टेक्निक है। कौन सी टेक्निक है? एक तरह की मॉनेटरी कंट्रोल्स हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज हमारे 17 से लेकर 36 क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस हो गए हैं। आने वाली वीडियोस में हम और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब करना। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि और वीडियोस बनाऊं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।